विवरण पत्र जारी करने की तिथि जो कहां से पता चलेगी, अनुबंध में उल्लिखित होगी, या भुगतान अग्रिम की तिथि जो पहले हो, वो ही क्या कहला जाएगी, लास्ट डेट ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई बाय द सप्लायर ऑफ इनपुट, आपूर्तिकर्ता के द्वारा अंतिम जो कर बीजक है उसको जारी करने की अंतिम तिथि इन दोनों में से जो पहले हो वो वाली तिथि हो जाएगी। ऐसे ही अगली है सब सेक्शन है, वो है यहाँ पर 7 विशेष परिस्थिति। अन्य भी बोल सकते हैं इसको, विशेष परिस्थिति भी बोल सकते हैं। और ये विशेष परिस्थिति जो एक उल्लिखित है एक्ट में, वो ये है कि अगर जो माल भेजा है गुड, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, गुड्स सेंट, यहां पे रिसीव भी कर सकते हैं अपन, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, यहां पे और रिटर्न भी कर सकते हैं कि माल को मैंने भेज दिया किसी पर्टिकुलर तारीख को और उसको कहा कि तुम 2 महीने में, एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम 2 महीने में तय कर लो और या तो माल को रख लो ताकि मेरी बिक्री कहला जाएगी वो, और या फिर मुझे मेरा माल वापस से लौटा दो। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, उसकी पसंदगी के आधार पर अपन ने भेज रखा है, तो माल का रिमूवल तो हो गया, लेकिन रिमूवल की डेट को हमें ध्यान में नहीं रखना है। इस परिस्थिति में रिमूवल तो हो गया क्योंकि माल आपने भेज दिया, पर उस डेट को हमें ध्यान में नहीं रखना है। अब अपन क्या कह रहे हैं, मान लें कि रिमूवल जो वो हुआ है, यद्यपि रिमूवल की डेट को ध्यान में नहीं रखना है, फिर भी तय होगी रिमूवल की डेट। मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2020 को माल का रिमूवल हुआ है ना, तो और मैंने पसंदगी की अवधि उसको कितनी दी, 2 महीने की दी, यानी कि 2 महीना शर्त है अगर अनुबंध में, तो 2 महीना कब हो रहा है, अप्रैल और मई, वो हो रही है 1 मई को अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 मई को 2020 को, या एक तुलना करनी है, या 6 माह। एक्ट में क्या लिखा हुआ है, जो अनुबंध में उल्लिखित अवधि है वो तारीख, या 6 माह। तो अगर 6 माह है तो वो कौन सी है तारीख, तो 1/4 से रिमूवल की डेट से 6 माह गिनना है अपने को, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 30 सितंबर मान लें, या मैं फिलहाल 1 अक्टूबर लिख रहा हूं यहां पर, 1 अक्टूबर 2020, 6 माह की अवधि हो गई। इन दोनों में से जो पहले हो, लेकिन अभी भी एक बात बाकी है ना, इन दोनों में से जो पहले हो, यानी कि इन दोनों में से क्या पहले हो गई, 1 मई पहले हो गई, तो ये हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान में रखें कि मान लो वो जो ग्राहक था जिसको हमने अप्रूवल पे माल भेजा, रिसिपिएंट ऑफ इनपुट था, उसने 1 मई से पहले किसी एक तारीख को, मान लेते हैं कि 15 नहीं कि अप्रैल, अगर 2 महीने अप्रैल और मई, अप्रैल पूरा और मई, तो ये 1 जून हुआ ना, अप्रैल पूरा और मई पूरा, 2 महीने की अगर पसंदगी का अवधि दी है तो 1 जून हो गया यहाँ पे ये। और ये 15 मई को मान लेते हैं कि उसने अपने को कंसेंट दे दी कि मैं ये माल रख रहा हूं, तो अप्रूवल हो गई, अप्रूवल हो गई, तो इसका मतलब ये सेल हो गई, आपूर्ति हो गई, पूर्ति हो गई। तय चाहिए अपने को कि इनवॉइस जारी करना है तो डेट क्या हो, तो 15 मई या 1 अक्टूबर, इसके बाद में 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरा, तो 30 सितंबर लिख लेंगे, 1 अक्टूबर, फिलहाल मैंने डेट टू डेट समझने के लिए आसान कर दिया है, 1 अक्टूबर मैंने लिखा है। तो 15 मई या 1 अक्टूबर जो दोनों में से पहले हो वो क्या है, 15 मई। तो ऐसी स्थिति में जो इनवॉइस जारी कर दी जानी चाहिए वो किस तारीख को, लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइसेस 15 मई 2020। अगर यहाँ पे उसने मान लो अप्रूवल दिए नहीं निर्धारित समय तक और
6 महीने की अवधि बीत गई, उसके बाद में किसी दिन वो कहता है कि अब मैं भेज देता हूं माल, मैं स्वीकृति देता हूं कि ये माल मैं रख लूंगा, तो 6 महीना इस तारीख तक इसको जारी कर देना पड़ेगा इनवॉइस। तो पसंदगी की अवधि देखनी पड़ेगी अनुमान में, फिर उसने अप्रूवल कब दे दी वो तिथि देखनी पड़ेगी, अगर वो पहले है तो उसको लेना है अपने को, और अप्रूवल की डेट अपने को पकड़नी है, अप्रूवल की डेट और 6 महीना जो दोनों में से पहले है उस डेट को बिल जारी हो जाना चाहिए। तो मैं इसको शॉर्टकट में लिखूं तो ऐसे, डेट ऑफ अप्रूवल और 6 months from removal of goods, जो पहले वो ही हो जाएगी लास्ट डेट, अंतिम तिथि कर बीजक जारी करने की, किसके द्वारा, जो आपूर्ति करता है इनपुट का सप्लायर है उसके द्वारा। तो ये कुछ गुड्स के लिए सेक्शन थी, मैं इसी के पैरेलल इधर लेता हूं। अगर ये सर्विसेज होती और सर्विसेज के लिए सेक्शन कौन सी लगती, 31(2) पहले, किसके लिए, सामान्य स्थिति में, इन नॉर्मल केस, सामान्य स्थिति में जो नियम है वो क्या है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ, ये तो है, ये कॉमन बात है, सभी जगह लगती है ये। जो सप्लाई की डेट है उससे 30 दिन में, 30 दिन के अंदर है ना। अगर 1 जनवरी है तो 30 दिन उसके बाद की होनी है, तो 31 जनवरी तक इनवॉइस जारी कर देना चाहिए सामान्य स्थिति में। सिंपल, अगर एक सामान्य सप्लाई वो है तो। अगर यही सप्लाई जो सप्लायर है, जो पूर्ति करता है, अगर वो मान ले इंश्योर है, बीमक है, या बैंक है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, फाइनेंसिंग, तो ऐसी स्थिति में ये जो डेट है वो 30 की जगह पे क्या हो जाएगी, 45 डेज। विद इन 45 डेज इनको फिर अपनी जो कर बीजक है वो जारी कर देना चाहिए। और अगर तीसरी स्थिति कि यही सप्लायर है, लेकिन अगर ये सप्लाई किसको करते हैं, जो इनका रेसिपिएंट है वो प्राप्तिकर्ता मान लो जो है, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन को हमने पढ़ा हुआ है कि जो इन्हीं की ब्रांच है या इन्हीं की हेड ऑफिस है, इसी संस्था का कई रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकते हैं जिनमें पैन नंबर कॉमन हो जाता है, उससे पता चल जाता है कि दूसरा रजिस्ट्रेशन है, ये तीसरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, चौथा रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो उसी जगह पर या दूसरी जगह पर अगर वो इस प्रकार की कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है हेड ऑफिस के द्वारा या ब्रांच ऑफिस के द्वारा हेड ऑफिस को, तो डिस्टिंक्ट को खुद की ही दूसरी ब्रांच हेड ऑफिस में दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो होगा, 2 बातें अपने को यहां पर देखनी है। ऐसी स्थिति में जो सर्विस प्रोवाइड की गई है उसके एंड ऑफ क्वार्टर कैसे चलते हैं, तिमाही है, तिमाही कैसे चलती है कि अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी और मार्च, ऐसे 4 क्वार्टर हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि 5 अप्रैल को ये सर्विस प्रोवाइड की गई एसबीआई की एक शाखा के द्वारा एसबीआई की दूसरी शाखा को, तो ऐसी स्थिति में प्राप्तिकर्ता कौन हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। तो अगर 5 अप्रैल को सेवा प्रदान की गई है तो एंड ऑफ क्वार्टर कौन सा होगा, अप्रैल मई और जून एक क्वार्टर है, तो 30 जून एक डेट तो हो गई 30 जून की। इसकी तुलना आपने को करनी है इस दूसरी डेट से। वो दूसरी डेट क्या होगी कि ये जो सप्लायर है,
जो सप्लायर था उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में किस डेट को एंटर कर लिया, सप्लायर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में किस डेट को इस ट्रांजैक्शन को सर्विस जो प्रोवाइड की गई उसके द्वारा कब एंटर किया गया, इन दोनों में से जो पहले हो जाए, इन दोनों में से जो पहले हो जाए वो इनवॉइस इश्यू की अंतिम तिथि कहलाएगी। जो सप्लायर है उसके द्वारा उसको उस तारीख से पहले इनवॉइस जारी कर देना चाहिए। तो ये सामान्य स्थिति थी जिसमें 3 बातें हो गई। अगर वो इस प्रकार का सप्लायर नहीं है, अन्य प्रकार का सप्लायर है, तो 30 दिन के भीतर, जिस तारीख को सप्लाई की है उस तारीख से। अगर ये है तो 45 दिन के भीतर। और अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को ही इन लोगों ने सप्लाई की है, इन्हीं की किसी ब्रांच या हेड ऑफिस को सप्लाई की है, तो एंड ऑफ क्वार्टर की जो डेट है वो डेट, या सप्लायर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लेखों में किस तारीख को दर्ज कर लिया है उस ट्रांजेक्शन को, वो तारीख जो दोनों में से पहले उस तारीख तक बीजक जारी कर दिया जाना चाहिए। तो ये 3 बातें विशेष हैं इसमें। इसी प्रकार से दूसरी जैसे सेक्शन यहाँ पे थी निरंतर पूर्ति की, वही यहाँ पर भी है। सेक्शन सब सेक्शन कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, सब सेक्शन 5 हो जाएगी। यहाँ पे निरंतर पूर्ति के लिए कोई विशेष बात नहीं कही गई माल की पूर्ति के समय, लेकिन सेवा की पूर्ति के समय में एक विशेष बात पहले कही गई है कि 3 माह या अधिक ऐसा अनुबंध होना चाहिए कि 3 माह तक लगातार सेवाएं प्रदान की जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने किसी को ठेका दिया कि भाई तुम मेरे को एक मकान बना के दो 3 तल का, फर्स्ट पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल, ठीक है ना, एक अनुबंध कर लिया। तो उसमें अगर मान लो 6 महीने या साल भर लगने वाला है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये निरंतर सप्लाई होगी सर्विसेज की, वो मेरे को सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है ना। तो ये एग्जांपल हो गया इस तरीके का सप्लाई ऑफ सर्विसेज का। 3 महीने से ज्यादा की अवधि का होना चाहिए सर्विसेज के केस में। इसमें ऐसा कोई अवधि इसमें उल्लिखित नहीं है माल वाली सिचुएशन में। पहली बात ये हो गई। तो इसको अपन क्या कह देंगे, इसको निरंतर पूर्ति कह देंगे। निरंतर पूर्ति किस चीज की, ऊपर लिखा हुआ है सेवाओं की निरंतर पूर्ति हो गई। ये एग्जांपल हो गया इसका। अब अनुबंध होता है ना। अगर अनुबंध से ये स्पष्ट हो जाता है कि पेमेंट कब करना है, अनुबंध से अगर पहली बार पेमेंट की डेट तय हो जाती है, तो जो ये पेमेंट की डेट है वही लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस हो जाएगा। कर बीजक जारी करने की अंतिम तारीख वो पेमेंट की जो डेट है वही हो जाएगी। अगर दूसरी या अनुबंध से ये पता नहीं चलता है कि पेमेंट की डेट क्या है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो कंप्लीशन जो एक्चुअल पेमेंट की जो डेट है वो डेट ही कर बीजक जारी करने की अंतिम तारीख कहला जाएगी, है ना। अगर अनुबंध से ये क्लियर नहीं होता है कि पेमेंट की डेट कौन सी है, तो एक्चुअल पेमेंट की डेट को ही कर बीजक जारी करने की अंतिम तिथि कह देंगे। या अगर अनुबंध से ये भी पता नहीं चल रहा है, एक्चुअल डेट का भी पेमेंट नहीं चल रहा है पता, तो ऐसी स्थिति में कंप्लीशन ऑफ इवेंट, है ना, कंप्लीशन ऑफ इवेंट, जैसे कि प्रथम तल पूरा हो जाने पर, अगर ये कहीं अपने को हो रहा है एक इवेंट अपनी कंप्लीट हो गई, प्रथम तल के पूरा होने पर इतना भुगतान किया जाएगा, दूसरे तल के कंप्लीशन पे इतना भुगतान कर दिया जाएगा, तीसरे तल की कंप्लीशन पे इतना भुगतान कर दिया जाएगा। तो जो कंप्लीशन इवेंट है उस तारीख को ही बिल जारी करने की तारीख, इनवॉइस जारी करने की तारीख कह देंगे। तो ये बात निरंतर पूर्ति के समय जबकि सेवाओं की निरंतर पूर्ति की जा रही हो। फिर एक और है, इसको मैं हटा देता हूं, विशेष परिस्थिति 31(6) में विशेष परिस्थिति या अन्य स्थिति। अन्य स्थिति में एक विशेष बात है कि इस प्रकार की जैसे वो सेवाएं मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने मेरे को सर्विसेज प्रोवाइड की करने का वायदा किया,
कि मकान में बना के दूंगा, वो सर्विसेज दे रहा है मुझे, मकान बनाने की सर्विस मुझको प्रोवाइड कर रहा है, और अगर बीच में ही ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, इसका मतलब ये होगा कि सेवाएं सीज हो जाती हैं, सेवाएं खत्म हो जाती हैं, सेवाएं बंद हो जाती हैं, क्या वो उसने मकान बनाना बंद कर दिया मेरा। तो ऐसी स्थिति में जो सीज सेवाएं समाप्त होने की जो डेट है, उसने प्रथम तल बनाया, उसके बाद में कह दिया कि मैं द्वितीय तल और तृतीय तल, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर नहीं बनाऊंगा, तो फर्स्ट फ्लोर बनाने के बाद में उसने जैसे ये काम रोका तो वो कहलाएगा सीजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो उस डेट को ही मान लिया जाता है डेट ऑफ इश्यूइंग ऑफ टैक्स इनवॉइस। कर बीजक जारी करने की अंतिम तारीख, वो सीजिंग वाली डेट ही, अनुबंध खत्म हो जाए, बीच में ही सेवाएं पूर्ण नहीं हुई, बीच में ही रोक दी गई, तो जब रोक दी गई तभी की तारीख को बीजक जारी करने की तारीख, लास्ट डेट, अंतिम तारीख मान लिया जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो तय करती हैं कि बीजक कब जारी कर दिया जाना चाहिए, और बीजक जारी करने की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से टाइम ऑफ सप्लाई तय होता है, और इसी के आधार पर फिर वापस ये एक दस्तावेज है जिसके साक्ष्य है, जिसके आधार पर कि आईटीसी कर निवेश जमा की छूट मिलती है। तो आप तब तक इसी को रिवाइज करिए, आगे का टॉपिक हम लेंगे फिर, और लगातार पढ़ते रहिए, लगातार चीजों को एग्जाम्पल के साथ में कनेक्ट करते रहिए, नियमों को, रूल्स को, तो वो जल्दी याद होंगे। धन्यवाद।